Good morning dear students. Welcome to the YouTube channel of the Proton Institute. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की कुछ प्रिपरेशंस हमने स्टार्ट की थी हेलो एल्केन्स की। उसमें हमने एल्कीन से हम एल्केन का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे फ्रॉम एल्केन, और उसमें हमने एडिशन ऑफ एच एक्स का एडिशन किया था। आपको मैंने एच एक्स के एडिशन में अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ये बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 अपन को इसमें HCl का एडिशन करना है, तो H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव होगा, एक तरफ हाइड्रोजन लग गया था, एक तरफ Cl अटैच हो गया था और प्रोडक्ट बना था CH3 CH2Cl। ऐसे हम ये डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम इसके आगे बढ़ेंगे इसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल भी पढ़ लिया। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल बॉन्ड पे एडिशन करवा रहे थे, बट मैंने आपको बोला था अगर एग्जाम में बोला कि व्हाट इज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट को उस कार्बन पे भेजना है डबल बॉन्ड के जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट अगर मान लो आपको नहीं बोला मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, बिकॉज जो मार्कोनिकॉफ ने जो रूल दिया था उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ था, तो हम वी नो दैट कि अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो आपको उसमें पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स करने होंगे। तो विदाउट मार्कोनिकॉफ अगर क्वेश्चन आ जाए और मान लो उसमें रीअरेंजमेंट होता है, ऐसा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मैंने बोला था कॉम्पिटिशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, ये हमने रिएक्टेंट और इस पर हम HCl का एडिशन करवाना चाहते हैं HCl, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि व्हाट इज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो आप क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट को तो वहाँ भेजेंगे जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन में भेजेंगे जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम है। बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, की जो आपको रिएक्शन गिवन है उसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देन आप देखेंगे कि इसमें क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप डबल बॉन्ड देखेंगे और यहाँ पे HX एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्पीशीज आपको दिखेगी, H पे आपको पता है प्लस आएगा और Cl पे माइनस आएगा, तो आप क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड में इसका प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है, तो ये बॉन्ड इधर ही शिफ्ट होगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और अगर नहीं तो बेटा देखो आपको पहले ये भी बताया था कि जहाँ डबल बॉन्ड गिवन है आप उसमें पहले पॉजिटिव और नेगेटिव लगा लें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इस तरीके से लगाना है कि पॉजिटिव उस कार्बन पे लगाए जहाँ से हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दिख रहा हो। तो बताओ अगर आप यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे तो क्या इसकी डिग्री 3 बनेगी, क्योंकि ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव बेटा आप यहाँ लगा देते हैं तो इसकी डिग्री 1 ही होगी, बिकॉज ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप उस साइड पॉजिटिव लगाएं जहाँ पे जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए और यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा देन आफ्टर न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा पहले पॉजिटिव को इसे अटैक करवा दिया हमने, और जब पॉजिटिव को इस पर अटैक करवाओगे तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है ये तो बन गया सिंगल, और इस यहाँ पे H प्लस का एडिशन हो गया और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड इधर ही शिफ्ट हुए, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए। क्यों हुए, क्योंकि इसका प्लस है इसका प्लस आई तो रिजल्टिंग इधर की तरफ निकलेगा, ठीक है। नहीं तो मैंने बोला था इधर प्लस आएगा और इधर माइनस होगी, आप देख लो इधर वाला पॉजिटिव 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हमको ये देखना है कि क्या ये और ज़्यादा स्टेबल फॉर्म हो सकता है, क्या कंडीशन होती है। आपको मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन डिपेंड करती है कि न्यूली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल और दी लेस स्टेबल। आपको चेक करना पड़ेगा कि व्हेन 1,2 हाइड्रेट 1,2 मिथाइल रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग जो भी कर रहे हो आप, उसके करने के बाद में जो नया कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो मुझे बताइए इट इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग, और 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और 6 मेंबर्ड रिंग 7 में ही होती है। बताओगे आपको मैंने बता रखा है, तो 6 मेंबर्ड रिंग इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल। तो बेटा जस्ट रिंग के बाहर पॉजिटिव है तो रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पे, और जैसे ये डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इस पॉजिटिव के पास, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ से और उस पॉजिटिव में लग रहा है, इससे रिंग एक्सपेंड करेगी और रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसे बोलेंगे हम कार्बोकेटाइन जो रीअरेंज हो रहा है वो वाया रिंग एक्सपेंशन,
रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ऐसा हो रहा है, और जब रिंग एक्सपेंशन होगा बेटा तो ये इस तरीके से, देखो आपको पहली सिचुएशन आपकी ये थी, ऐसा ही था, आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ से लगाया, तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया आपने और कहाँ कनेक्ट कर दिया, इस पॉजिटिव के पास कनेक्ट कर दिया, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, तो क्या यहाँ डेफिशिएंसी बन गई कि नहीं बन गई, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब आप थोड़ा सा सजा लो इसको, मतलब अच्छे से लिख लो। अब आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो देखो ये पॉजिटिव तो यहीं आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो गई, और 6 मेंबर रिंग के ऊपर एक पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बगल में ही 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिंग एक्सपेंशन हो चुका, क्या अभी भी हमें लग रहा है कि इसमें और भी स्टेबिलिटी आ सकती है, और भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो जरा देखें इधर, अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप इस पॉजिटिव कार्बन पे चल जाए, जिसको हम बोलेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट, जैसे इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इससे हटके मिथाइल ग्रुप इस 2 पे लग गया तरीके से, यानी मिथाइल CH3 माइनस शिफ्ट हो रहा है, ये CH3 ग्रुप है, आपको पता होगा ये CH3 ग्रुप है, ये हटा यहाँ से और इस पॉजिटिव पे लग गया। जब ये CH3 ग्रुप पॉजिटिव पे लगेगा तो यहाँ तो CH3 आ जाएगा और यहाँ का CH3 यहीं रहेगा, पर यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ डेफिशिएंसी बन गई और पॉजिटिव ये आ गया, यानी ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। क्या ऐसा करने से इस कार्बोकेटाइन की जगह स्टेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पहले ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, नाउ इट बिकम्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड इट्स स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। अब इसके बाद और कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास जो माइनस बचा हुआ है Cl माइनस, उसको कनेक्ट कर दो यहाँ पे, और आपका ये जो प्रोडक्ट आया इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट, नॉट 100% बिकॉज कुछ Cl यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, मेजर प्रोडक्ट इज दिस। आपसे रिएक्शन देखे, एग्जाम की बात करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपको रिएक्शन देके उसका प्रोडक्ट दे देंगे और फिर आपसे ये फाइंड करवाएंगे कि आपने इसमें कितने टाइम्स रीअरेंजमेंट किए, कौन कौन से रीअरेंजमेंट हुए, किस सीक्वेंस में हुए, पहले 5 मेंबर 6 में कन्वर्ट हुआ, उस 6 मेंबर रिंग के बाद में कार्बोकेटाइन में 1 2 मिथाइल शिफ्ट के थ्रू क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस तरीके से हमें इनको कंसेप्ट को समझना है कि किस तरीके से हम न्यू जो प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है वो किस तरीके से बने, और बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन होगी, एडिशन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल गिवन होगा, नहीं होगा तो किसी केमिकल मेथड से जनरेट करना होगा, बट यहाँ तो डायरेक्ट ही है, HCl दे दिया H+Cl-, तो पहले हम जहाँ डबल बॉन्ड गिवन है वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन कर ले, और उसका मैंने तरीका बता दिया आपको, बहुत बड़ी मैकेनिज्म नहीं लिखनी, बस पॉजिटिव नेगेटिव लगाना सीख जाए। आपको पता है हम पॉजिटिव उस साइड लगाएंगे जितने स्टेबल कार्बोकेटाइन हमको बनेगा, और वहाँ पॉजिटिव लगाने के बाद में पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो, और जब भी बेटा एडिशन होगा तो डबल हमेशा सिंगल में बदलेगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? फिर देखो आपने यहाँ पे H+ जोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव है। आपको रिंग एक्सपेंशन का भी तरीका मैंने बताया था कि रिंग एक्सपेंड कब करती है, जब रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव मिल जाए तो रिंग एक्सपेंड कर जाती है, और ये 5 मेंबर जो रिंग है ये एक्सपेंड करके ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड इस पॉजिटिव पे लग गया और ये रिंग एक्सपेंशन हो गया। नाउ इट बिकम 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा होती है। क्या फिर इसमें स्टेबिलिटी होगी? क्या फिर इसमें रीअरेंजमेंट आ सकता है? तो देखें आप कि इसकी डिग्री 2 है, तो सोचें आप कि उसके जस्ट आसपास में किस टाइप का शिफ्ट करें हम कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। या तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट हम करते हैं और 1 2 हाइड्राइड भी कर सकते हैं, बट इधर हाइड्राइड शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये 2 डिग्री बनेगा वापस से, तो यहाँ का मिथाइल उधर चल गया, ये मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में फिर भी नहीं पूछे जाएंगे, बट ऐसा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में जरूर पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट से, चाहे से फिर वो एग्जाम मेंस का हो या फिर वो एग्जाम नीट का हो। क्लियर है? कर सकते हैं आप एडिशन। देखो इसी में ही हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है, अब हम एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ अ प्रोपीन, और मैंने बोला बेटा इसकी रिएक्शन कर रही है आपको HCl से, इसी की रिएक्शन करनी है आपको HBr से, और इसे ही रिएक्ट करवाना है आपको HBr प्लस पेरोक्साइड,
और इसी की रिएक्शन करवानी है आपको Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो रिएक्टेंट एक ही है और डिफरेंट कंडीशंस आपको गिवन है, आप कैसे डिटरमाइन करने वाले हैं ये देखिएगा। प्रोपीन है, मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी सिंगल से ज़्यादा है, तो पहले आप ये देखें कि रिएक्शन होगी किस प्लेस पे। जब पॉजिटिव, जब डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को देखें, और पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ गया। भाई अपन को रिएक्टेंट में जो रिएजेंट गिवन है वो क्या दिया हुआ है, प्लस और माइनस दिया है, H प्लस और Cl माइनस, तो पता लग गया हमें। अब देखो यहाँ तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर सिंपल सी है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस लगाते 2 डिग्री बन जाएगा। तो वही पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वाला यहाँ चला गया, तो प्रोडक्ट क्या निकला बेटा, प्रोडक्ट आया ही, इट इज अ मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। नाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस HBr, अब कोई Cl की जगह Br लगा दिया, काम तो वही होने वाला है। पॉजिटिव को कहाँ भेजेंगे, जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है, और नेगेटिव को बेटा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम है। अगर आप बोर्ड ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड के व्यू से देखना चाहते हैं तो क्या सिंपल आप मार्कोनिकोव से काम चल जाता है। बहुत रेयर कंडीशन होगी जब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, पर भी हमें आना चाहिए। मान लो आ गया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ेंगे हम? नहीं, ये तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आगे फिक्स होगा, प्लस को माइनस की तरफ भेज दिया, माइनस को प्लस की तरफ भेज दिया। ठीक है, अब देखो, अब लिखा है HBr और पेरोक्साइड। बेटा HBr के साथ पेरोक्साइड देने से क्या मतलब निकल रहा है, जब भी आपको HBr और पेरोक्साइड गिवन हो, व्हेन HBr and peroxide is given, एंटी-मार्कोनिकोव रूल, कौन सा रूल, एंटी-मार्कोनिकोव रूल इज अलाउड टू प्रोडक्ट। ठीक है, कौन अलाउ करेगा प्रोडक्ट को, एंटी-मार्कोनिकोव रूल अलाउ करेगा। यहाँ पे एंटी-मार्कोनिकोव रूल लगेगा, एंटी-मार्कोनिकोव रूल, और इसी रूल को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये सब 11th में था, इसे ही बोलते हैं खराश इफेक्ट। जिनको नहीं पता कि 11th में था तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं। देखो HBr प्लस पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, यानी मार्कोनिकोव से जस्ट रिवर्स प्रोडक्ट बनेगा। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोला, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड, और खराश साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग। क्लियर, ये अब इसका उल्टा करना है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, और नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होंगे। तो क्या प्रोडक्ट बना, एंटी मार्कोनिकोव। आप सोच रहे होंगे कि एंटी मार्कोनिकोव पेरोक्साइड आने से ऐसा क्या हुआ। पेरोक्साइड आने से बेटा ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करने लगे। यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रही है, देयर इज नो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। यहाँ पे आयनिक फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक प्लेस कर रहा है, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। क्लियर है। अब आप सोच भी रहे होंगे कि HBr और पेरोक्साइड से क्यों लग रहा है, HCl पेरोक्साइड ले लेते तो नहीं लगता क्या, बिल्कुल नहीं लगता। HI पेरोक्साइड ले लेते तो भी नहीं लगता, बिकॉज एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल HBr पेरोक्साइड में ही लगेगा। क्यों लगेगा, देखो HF में तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सफिशिएंट अमाउंट में रेडिकल जनरेट ही नहीं हो पाता। HCl और HF इन दो के रीजन तो ये है कि यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो पा रहा। HBr बॉन्ड एनर्जी कम, Br डॉट इजीली जनरेट होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने लग जाएगी। बट HI में क्यों नहीं हो पाई, HI में I का साइज बड़ा है, और बड़े साइज पर रेडिकल क्या होता है, स्टेबल होगा तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो बेटा एंटी मार्कोनिकोव ऑलवेज HBr और पेरोक्साइड के साथ आपको अलाउ करना, बाकी और कहीं रिएक्शन आएगी तो मैं बता दूंगी कि कहाँ एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। अभी तक हमें यही ध्यान रखना है, HBr प्लस पेरोक्साइड में हम एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे। तो मार्कोनिकोव याद कर लो, एंटी मार्कोनिकोव अपने आप ही याद हो जाएगा, रिवर्स, कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं तो ऐसे दिमाग में करते रह जाओगे कहाँ पॉजिटिव जाएगा कहाँ नेगेटिव जाएगा। तो एक को याद करो, दूसरा अपने आप याद आएगा, रिवर्स सीधा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें,
फिर देखिए ऊपर Cl2 और सनलाइट, जब सनलाइट के साथ क्लोरीनेशन हो रहा है तो मैंने बोला था इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो मुझे बताओ बेटा, ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है तो फ्री रेडिकल हो गए यहाँ पे, और फ्री रेडिकल रिएक्शन किस पे करेंगे हम, sp3 कार्बन पे करेंगे। आपको मैंने बताया था अगर बहुत सारे sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो आपको रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द बेंजाइलिक H, सेकेंडली एलाइलिक H 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और लास्ट में 1 डिग्री H को देखते हैं। इट इज अ रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो क्या इसमें कोई एलाइलिक पोजीशन sp3 कार्बन है क्या, और इट इज एलाइलिक पोजीशन, तो एलाइलिक पोजीशन है तो यहाँ का H रिमूव करके यहाँ क्या लगा देंगे, Cl, क्या लगा देंगे बेटा, Cl, डबल बॉन्ड तो अनअफेक्टेड है। आ गई बात समझ में। तो इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहाँ पे भी एडिशन है। देखो यहाँ से कुछ हट के कुछ लग रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ पे केवल ऐड ही ऐड हो रहा है, इसका एडिशन हो रहा है। कौन सा एडिशन है वो देख ले कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और उसी एल्कीन में अगर पेरोक्साइड है तो फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा। क्या आपको इस तरीके से देखना आया क्या इनको, ये मैंने यूजेस बताए छोटे छोटे, ठीक है। और इसी में अगर आप सिंपल ऐसे लिख दो केवल Br2 और CCl4, CCl4 इज अ सॉल्वेंट जो Br2 को सॉल्वलाइज करने का काम कर रहा है। आगे पढ़ाएंगे हम जब जैम डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड्स पढ़ेंगे तो बेटा डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है दोनों पे Br, विसिनल डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। केवल Br2, सनलाइट नहीं है, सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 जो Br2 को सॉल्वलाइज करके Br+ और Br- के फॉर्म में जनरेट होता है, साइक्लिक ब्रोमोनिमाइन की रिंग फॉर्म होती है। ये सब बाद में मैं बता दूंगी आपको, 11th में भी पढ़ा हमने, एल्कीन पूरा 11th में था, साइक्लिक ब्रोमोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें इट इज अनसैचुरेशन टेस्ट, आपको याद हो तो जिन्होंने पढ़ रखा, इट इज अनसैचुरेशन टेस्ट, असंतृप्तता का परीक्षण, ठीक है बेटा। देखो ऑर्गेनिक में हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्शंस है समझनी होगी, प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे, सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन देखना पड़ेगा कि रिएक्शन किस प्रकार की है, बस। तो एक रूल पढ़ा मार्कोनिकॉफ और एक पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉफ। जब मल्टीपल बॉन्ड पे एडिशन करवाएंगे तो रूल फॉलो करना मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन याद रखना अगर आपने मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया है तो पहले देख लेना कि उसमें कार्बोकेटायन है, और अगर क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ रूल पूछा है तब तो आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना, और बोला कि मेजर प्रोडक्ट निकालो तब आप मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे, आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यानी कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाएंगे, यानी उसके लिए आप रीअरेंजमेंट करेंगे। अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, ना कि बराबर मान लें हम, ठीक है, पर भी आपको आना चाहिए क्योंकि हम मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब 11th का टॉपिक है वैसे तो, फिर भी मैं आपको वही तरीके से पढ़ा दूँ कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमने 11th में नहीं पढ़ा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एक आपको यूज मिलेगा NBS लिखा हुआ मिल सकता है, NBS, RBSc में तो नहीं है बट NCERT में आप देखें ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते कई बार। NBS इसका फुल फॉर्म क्या है? NBS का फुल फॉर्म है बेटा एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। NBS कई बार इसको NCS भी लिखा हुआ, अगर आप MS1 कर रहे होंगे तो उसमें NCS भी दिया हुआ है। एन ब्रोमो की जगह क्या हो जाएगा, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड। अब ये है क्या, ये क्या काम करता है? ये एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखा हुआ है NBS। वैसे आपको सक्सिनिक एसिड पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, याद है वो ट्रिक OMSGA, याद आई क्या? ऑक्जेलिक मैलोनिक बताया था, OMSGA वो यही OMSGA 0 1 2 दो एल्काइल ग्रुप आते थे तो क्या बोलते थे, सक्सिनिक, याद आया? इट इज़ अ सक्सिनिक एसिड, नहीं याद है तो याद कर लो इसको, इट इज़ अ सक्सिनिक एसिड। और जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो इस एक H और एक OH रिमूव हो जाता था, फिर आपको क्या फॉर्म हुआ, CH2 CH2 COO, यहाँ से H2 बाहर निकल गया तो ये O बन गया, H2 रिमूव, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। उसके बाद में इसमें अमोनिया डाल दो तो अमोनिया डालते यहाँ से H2 बाहर आ गया,
एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, NH, या डायरेक्ट ये लो NH लगा दो इसमें, इसे बोलते हैं हम सक्सिनिमाइड। फिर इसमें इस H की जगह Br लगा दो, इसे क्या बोलेंगे, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, एन ब्रोमो। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इधर सिर्फ लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ अ एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। हमको स्ट्रक्चर पता है, कोई बात नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग से ढंग से पढ़ रखा है ना, ऑर्गेनिक रिएक्ट नेमिंग वगैरह, तो आप हर चीज़ को इजीली फॉर्म कर सकते हो। जैसे जैसे बोला है, सक्सिनिमाइड बनाया, फिर एन पे ब्रोमो लगा दिया, ठीक है। काम क्या करता है बेटा, NBS जो है वो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करने के काम में आता है। क्या करने के काम आता है, ब्रोमिनीकरण हिंदी में बोलते हैं। ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस एट एलाइलिक, एलिल एंड बेंजाइलिक यानी बेंजिल। बताया था बेंजिल कौन सा था, CH2 रिंग से जो C कार्बन जुड़ रहा है उस पोजीशन को हम बेंजाइलिक कहते थे। प्रीवियस वीडियो में देखना आपने, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया, क्लियर किया था कि किस पोजीशन को हम एलाइलिक बोलेंगे और किस पोजीशन को हम बेंजाइलिक बोलेंगे। तो बेटा ये था हमारा एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। क्या फंक्शन है इसका, यूज़ क्या है, किसके काम में आता है। इन प्रेजेंस ऑफ द NBS ब्रोमिनेशन अकर्स एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक, अगर दोनों गिवन हो तो बेंजाइलिक इज अ मोर रिएक्टिव बिकॉज इट इज अ फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लो NBS लिख दिया। आप देखेंगे NBS आ गया भैया। क्या यूज बता रखा है, ब्रोमिनेशन अकर्स एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। क्या यहाँ कोई एलाइलिक पोजीशन है, यस ये, तो यहाँ पे Br लग जाएगा। और जो सनलाइट वाला आपने किया था ब्रोमिनेशन, अगर NCS डालोगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन समझ गए। NBS क्या काम करता है बेटा, NBS ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। हिंदी बोलेंगे तो ब्रोमीकरण एलिल और बेंजिल स्थिति पर होगा, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, NBS की उपस्थिति में, NBS की प्रेजेंस में। कोई प्रॉब्लम है बेटा, आगे देखें। और अगर हमको इस तरीके से दिया हुआ, इट इज अ टॉलुइन और मिथाइल बेंजीन, और आपको बोला कि NBS, कई बार आपको डरा भी देते हैं ऐसे बड़ा सा रिएजेंट देख के, और आप घबरा से जाते हैं कि यार ये तो पढ़ ही नहीं रखा, इतना बड़ा रिएजेंट हम कहाँ बता पाएंगे कि क्या होने वाला है। तो आप देखें ना, इट इज़ एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS ही तो है। और जब इसका ब्रोमिनेशन होता है तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, सक्सिनिमाइड, वो Br वहाँ लग जाएगा जहाँ से H हटेगा, क्योंकि यहाँ से ही तो H हटेगा। आप सोचो तो सही, यहाँ से H हटा तभी तो Br लगा, वो H हट के यहाँ पे लग गया, यानी एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड किस में कन्वर्ट हो गया, सक्सिनिमाइड में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ये है छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा रिएजेंट कहाँ पे यूज़ आता है, उसका फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये था हमारा एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। थर्ड हम लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे हम, क्योंकि काफ़ी मैंने 3 लेक्चर तो लगा दिए। फ्रॉम एल्कोहल, अब एल्कोहल से फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखो एल्कोहल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद PX3 एंड PX5। X क्या होगा, ClBr(I), F हम लेते नहीं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो PX3 में PF3, PCl3, PBr3 और Pa, ये तो अनस्टेबल कंपाउंड है, इनको हम रिएक्शन के टाइम ही जनरेट करेंगे। PCl3 रिएक्ट करेगा, PF5 फॉर्म नहीं करते, तो हमको पहले PCl3 से रिएक्शन पढ़नी। ये क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Br एंड I, तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, इसलिए हम ये फॉर्म नहीं करते। स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इनको बनाने हम जब रिएक्शन करेंगे तभी उस टाइम ही जनरेट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं इन सीटू प्रिपेयर्ड। ठीक है, देखो आगे बेटा, हम एल्कोहल से देख रहे हैं। CH3 सिंपलेस्ट एल्कोहल ले लो आप, चाहिए से RCH2OH ले लो, या फिर सिंपल ही ले लो ना, R की जगह कुछ भी रख लो। ये लो एल्कोहल ले लिया, ठीक है।
और बेटा इस एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, PCl3 से पहले। ये रहा PCl। एक तो शॉर्ट तरीका हमारे पास कि एक आपको समझना होगा इसका मैकेनिज्म। देखो इसमें 1 मोल ऑफ PCl3 से 3 मोल एल्कोहल के रिएक्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ PCl3 से बेटा 3 मोल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट कर जाता है। किस तरीके से, देखो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ से ये तो बन जाएगा अलग, दिख रहा है आपको पोर्शन H3PO3 जिसको हम फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, और यहाँ लग जाएगा Cl। मैकेनिज्म बताऊंगी मैं आपको कैसे हुआ होगा। फिर मैं वही बात कहूँ, रिपीट करूँगी कि मैकेनिज्म का सिर्फ कंक्लूजन पता होना चाहिए हमें, और हमें मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं। हमने उसका कंक्लूजन निकाल लिया कि ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, इस प्रोडक्ट में ये कन्वर्जन करना है, आप इजीली उस रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखें H3PO3 को आप बाहर निकाल दीजिए, इट इज़ अ फॉस्फोरस एसिड। ये पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे और वैसे मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा हुआ होगा आपने। इट इज़ अ क्लोरोइथेन। कैसे हुई रिएक्शन, देखो कि P से O क्यों रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एल्कोहल में जो हमने लिया है ना, एल्कोहल ROH, R कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप, ये बॉन्ड टूट रहा है। टूट रहा है, क्यों टूट रहा होगा ये बॉन्ड, देखो जो PCl3 है ना, PCl3 इज लुईस एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। इसके पास वेकेंट d है तो बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, और साथ में कोई देने वाला ग्रुप बैठा है, लॉन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मतलब ये जो PCl3 आपने लिया है इसको ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा, और इस तरीके से ROH इस O पे प्लस आ गया, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इसे माइनस आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। देखो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर दी तो ऑक्सीजन में तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चाहो तो कोऑर्डिनेट बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरा मोल एल्कोहल का आएगा, फिर HCl बाहर निकल जाएगा, तीसरा मोल एल्कोहल, तो तीनों Cl को कौन यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा, फिर दोबारा लोगे, फिर एक HCl बाहर निकल के आ जाएगा, फिर तीसरा मोल एल्कोहल का लगा तो वो भी HCl बाहर निकल के आ जाएगा। फिर वो इसमें मतलब रिएक्शन, ये इंटरनल रिएक्शन होती है जो हम आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें आपने पढ़ेंगे इस तरीके से ये अटैक करके बाहर निकलता है, एक एक मोल रिएक्ट करता जाता है। जैसे ये तो बन गया RCl और ये अलग हो जाएगा पूरा पोर्शन, फिर इसका Cl दूसरे मोल पर रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है, वापस से देख लो, ये फॉस्फोरस के वेकेंट d ऑर्बिटल में लॉन पेयर डोनेट करेगा, लॉन पेयर डोनेट करने के बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये इधर जाएगा, ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरा मोल एल्कोहल का आएगा, फिर वो रिएक्ट करेगा, तीनों मोल एल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो आप इस मैकेनिज्म को शॉर्ट में याद रख लो कि किस तरीके से इसका प्रोडक्ट बन रहा है। 1 मोल ऑफ PCl3 कंबाइंस विद 3 मोल ऑफ एल्कोहल। पहले एक एक मोल रिएक्ट करने के लिए आता है, HCl बाहर निकलता है, फिर Cl इसके ऊपर ही रिएक्ट कर जाता है, या फिर बोलते कि इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन है एक तरीके से। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे OH माइनस हट रहा है और Cl माइनस कंबाइन कर रहा है, तो इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे आगे पढ़ेंगे हम, ये एल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर देखें SN2 टाइप की रिएक्शंस में आता है ऐसे। फिर हमारे पास में आएगा रिएक्शन विद PCl5। अगर हमने PCl5 लिया तो फिर ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो देखो PCl5 में भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। PCl5 आपको पता है PCl5 की शेप कैसी होती है, PCl5 की शेप होती है, शेप ये ज्योमेट्री बोले हम यहाँ पे ज्योमेट्री बोलेंगे तो भी वही बात है, 2 टाइप की होती है, आपको पता है एक शेप होती है, एक ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आती है और एक इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो किस तरीके से मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, इट इज़ अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये बॉन्ड आपको पता है वीक थे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा आपने, ये टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो वही सेम हो रहा है। देखो P को लॉन पे डोनेट करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये, इसमें एक मोल पे ही PCl5 रिएक्ट कर लेगा, और इस तरीके से, क्योंकि ये तो फट गया, टूट के अलग हो गए, और जैसे POCl3 बाहर निकल गया और HCl बाहर आ गया, तो प्रोडक्ट बना CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। यहाँ से क्या बाहर आ गया, POCl3, क्या बाहर आ गया, POCl,
Cl3 और क्या बाहर है HCl। ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किससे हुई है, PCl5 एंड PCl3। कोई प्रॉब्लम है, एल्कोहल में देखो OH हटा, OH की जगह Cl लग गया। तो अगर आपको कभी भी रिएक्शन में OH ग्रुप को हटा के हेलोजन एटम को कंबाइन करना हो तो आप PCl5 एंड PCl3 की हेल्प से उस OH ग्रुप को हटा के Cl लगा सकते हो। इट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। PbR3 और PI3 मैंने बोला हम लेंगे नहीं बिकॉज द साइज बड़ा है, तो क्या बनेंगे भी नहीं, क्या नहीं। हमको जब रिएक्शन करवानी होगी तो वी विल प्रिपेयर्ड इन situ, हमें रिएक्शन के टाइम इनको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे उनको, अगर आपको PbR3 और PI3 को फॉर्म करना है तो आपको फॉस्फोरस की रिएक्शन Br2 से करनी होगी, तब जाके PbR3 बनेगा। यानी इसको बोलते हैं हम इन situ प्रिपरेशन। इन situ मतलब लेबोरेटरी में जब आप रिएक्शन करेंगे उसी टाइम आपको इसको जनरेट करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन। पहले से प्रिपेयर करके नहीं रख सकते बिकॉज ये अनस्टेबल कंपाउंड्स है। बैलेंस करो, ये बैलेंस हो गई। ऐसे ही PI3 को फॉर्म कर सकते हो। अब रिएक्शन की बात करते हैं, ये एल्कोहल लिया, वही PbR3 या तो लिख दो या फिर एरो पे लिख दो, रेड फॉस्फोरस एंड Br2। तो आपको पता है कि OH हट जाएगा और OH की जगह क्या आ जाएगा बेटा, Br आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप एल्कोहल और इसमें साथ में लेते हैं रेड फॉस्फोरस एंड I2 तो OH ग्रुप हट जाएगा और I लग जाएगा। साइड प्रोडक्ट आपको पता ही है, PbR3 कैसे रिएक्ट, जैसे PCl3 में किया था आपने, 3 बार में 3 रिएक्ट कर रहे थे और बाहर क्या निकल के आ गया था, H3PO3। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये ऊपर वाली रिएक्शंस होगी। फिर PbR3 से कंबाइन कर लेगा जैसे PCl3 कर लेता। यानी बस हमको PbR3 और PI3 को उसी टाइम रिएक्शन के टाइम में क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है। ये रिएक्शन थी एल्कोहल की, किससे, PCl5 एंड PCl3 से। अब एक और इसमें रिएक्शन हम लेते हैं एल्कोहल में। ये तो एल्कोहल में फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई है। सेकेंड अगर हम बात करें, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड से अब हम रिएक्ट कर पा रहे हैं। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2। वही एल्कोहल ले लो आप और ये ले लिया अपन ने SOCl2, वही सेम रिएक्शन है। इसमें भी सल्फर के पास वैकेंट डी होगा, ऑक्सीजन अपने लॉन पे डोनेट करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। ये RCl के फॉर्म में बाहर आ गए, यहाँ पे SO2 और HCl। ध्यान देना ये रिएक्शन अगर हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, पायरिडीन की प्रेजेंस में कर रहे हैं, पिरिडीन की प्रेजेंस में कर रहे हैं। पायरिडीन या पिरिडीन जो भी बोलो, तो पिरिडीन की प्रेजेंस में जब हम करेंगे तो पिरिडीन क्यों ऐड किया है, क्या रोल है इसको। तो बेटा ये SO2 और HCl जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द गैसियस इन नेचर। ये जो प्रोडक्ट हैं ये कैसे हैं, गैसियस इन नेचर, यानी इनकी नेचर कैसी है, गैसियस। पहली बात तो ये रिएक्शन वेसल से एस्केप्ड आउट हो जाएंगे, और जब ये रिएक्शन वेसल से एस्केप्ड आउट होंगे तो आपको प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा, क्लोरोएल्केन। क्या मिलेगा, क्लोरोएल्केन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि इट इज़ अ गुड मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोएल्केन। इससे ही हम कहते हैं डार्जन रिएक्शन। एक तो ये नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन भी जनरेट होता है। क्या रीजनिंग, इसकी रीजनिंग क्या जनरेट हो रही है, इसमें रीजन क्या है, क्या रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते हैं कि इट इज अ गुड मैथड या डार्जन रिएक्शन इज अ गुड मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोएल्केन। व्हाई, बिकॉज बोथ साइड प्रोडक्ट्स SO2 and HCl are gaseous in nature, so these are escaped out from the vessel। ये वेसल से बाहर निकल जाएंगे, और जब ये वेसल से बाहर निकल गए तो वेसल में प्योर फॉर्म में क्या बना, क्लोरोएल्केन फॉर्म हुआ। फिर ये पायरिडीन हमने क्यों यूज़ किया, पिरिडीन का क्या यूज़ है आपको पता है। पिरिडीन क्या होता है, जीओसी में पढ़ रखा हमने, इट इज़ अ पिरिड, नाइट्रोजन प्लस लॉन पेयर है, लोकेलाइज्ड। ये लॉन पेयर यानी पिरिडीन बेसिक होता है नेचर में, और ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर इट एब्जॉर्ब्स एसिडिक गैस HCl एंड SO2। ये एसिडिक गैस HCl को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए पिरिडीन को हमने क्या किया है, यूज में लिया। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन आगे भी आएगी जिसे हम SNI कहते हैं, जो विदाउट पिरिडीन, सॉरी इसे ही बोलते हैं SNI, जो पिरिडीन एक बिना पिरिडीन के भी होता है।
बिना पीरियडिंग के भी होता है। ठीक है, बाकी इसके आगे क्वेश्चन आगे हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मैं आपको बताऊंगी कैसे SNI होगी, विदाउट पीरियडिंग क्या होगा, विद पीरियडिंग क्या होगा। ओके, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।